सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार रऊफ क्लासरा के मुताबिक आखिरकार वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर अपने हिस्से का सच बोल ही दिया। कहा जाता है कि हर बंदे का अपना सच होता है, एक आपका सच है, एक मेरा सच है और एक हकीकी सच है। इंसानी मिजाज यही है कि हर शख्स खुद को सच्चा समझता है, इसे अपना सच ही आखिरी सच दिखाई देता है और दूसरे के सच की इसे ज़्यादा परवाह नहीं होती। इसीलिए जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में PTI की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया तो वो अपना सच बयान कर रहे थे। इससे पहले इमरान खान भी ऐवान में अपना सच सुना चुके थे। दोनों वज़राए आज़म को अपने अपने दौर में यही महसूस हुआ कि इन्हें धांधली के जरिए इक़्तिदार से महरूम किया गया। दोनों का ख्याल है कि धांधली इनके खिलाफ हुई और जिसके हक में हुई वो वज़ीर आज़म बन गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों सिर्फ खुद को दुरुस्त समझते हैं। असल एतराज़ धांधली पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि धांधली इनके मुखालिफ के हक में हुई और इसे इक़्तिदार तक पहुँचा दिया गया। अलबत्ता जब धांधली इनके अपने हक में हो रही थी तो वो मुतमईन भी थे और खुश भी। दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी को जमहूरियत की फतह करार दिया। मैंने 2002 के इंतखाबात के बाद गुज़िश्ता 24 बरसों से पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को बहुत करीब से देखा है। इस दौरान बहुत कुछ समझने और जानने का मौका मिला, बल्कि यूं कहिए कि यहाँ मेरे जैसे शख्स का सियासी आइडियलिज्म बुरी तरह टूट गया, क्योंकि अमली सियासत में वो किरदार नजर न आए जिन्हें हम किताबों में पढ़ते और देखते हैं। कसूर शायद सियासतदानों का भी नहीं, क्योंकि वो आइडियलिज्म के बजाय हकीकत पसंद होते हैं। इनकी निगाह सिर्फ इक़्तिदार पर होती है, इसीलिए वो इस फिल्मी मुकालमे पर अमल करते दिखाई देते हैं कि इक़्तिदार के लिए जान दी भी जा सकती है और किसी की जान ली भी जा सकती है। पाकिस्तानी सियासत में लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। आप शायद ही कोई ऐसा दौर देखेंगे जब सियासतदान खुद तशद्दुद का निशाना न बने हों या दूसरों को अपने इक़्तिदार के खातिर निशाना न बना रहे हों। आमराना अदवार में ये शिद्दत मजीद बढ़ गई। ज़ियाउल हक के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ को 14 बरस कैद की सज़ा सुनाने के बाद जिलावतन किया गया और इसी दौर में बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई। ताहम इन सियासतदानों के अपने अदवार भी ऐसी कार्रवाइयों से मुबर्रा नहीं थे। 1990 की दिहाई में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने एक दूसरे को सियासी तौर पर फिक्स करने का सिलसिला शुरू किया। बरसों की सियासी कशमकश के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो मंजर से हटी तो इमरान खान और शरीफ खानदान के माबैन एक जंग शुरू हो गई जो अब निहायत खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। पहले नवाज शरीफ ने मुक्तदरा के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को फिक्स किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो को परवेज़ मुशर्रफ के साथ मफाहमत के जरिए वापसी का रास्ता मिला, लेकिन वो कत्ल कर दी गई। परवेज़ मुशर्रफ से डील बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, मगर इसका बड़ा फ़ायदा नवाज शरीफ को हुआ, जो 10 साल मुकम्मल होने से पहले ही वतन वापस आ गए और पंजाब की वज़ारत आला शहबाज शरीफ की झोली में आ गिरी। फिर जब नवाज शरीफ को फिक्स करने की ज़रूरत महसूस हुई तो इमरान खान को आगे लाया गया। यूं पाकिस्तानी सियासतदानों ने एक दूसरे पर ज़मीन इस कदर तंग कर दी कि अपोजिशन में पहुँच कर इन्हें अपनी बका इसी में दिखाई दी कि वो मुक्तदरा के साथ मिलकर इंतखाबात जीतने की कोशिश करें। नतीजा ये निकला कि अवाम का जमहूरियत और सियासत दोनों से एतमाद हटता चला गया। सियासतदानों ने अपने सियासी किरदार और दयानतदारी पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत को फैमिली एंड फ्रेंड्स पैकेज समझकर चलाया। सब ने अपने अपने कारोबार चमकाए, दुनिया भर में जायदादें बनाई। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि तकरीबन तमाम सियासतदान एक दूसरे या मुक्तदरा के हाथों इस कदर बेनकाब हो चुके हैं कि वो रस्मी पर्दा रखने की भी कोशिश नहीं करते। वो अब बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल के इस सियासी मशवरे को समझ पाए हैं कि अगर सियासतदान बनना है तो सबसे पहले अपनी खाल मोटी करना होगी, यानी लोगों की बातों, तनकीद, तानों और गाली गलोच से बेनियाज होना पड़ेगा। ये सोचकर सियासत में नहीं आया जा सकता कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही है। इसीलिए शायद पहली बार शहबाज शरीफ ने खुलकर इमरान खान से कहा कि अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो आप कौन से दूध के दुले हैं। 2018 में RTS बिठाकर आपको जितवाया गया था। अगर आप 2018 और 2024 के इंतखाबात का पैटर्न देखें तो दोनों में हैरत अंगेज मुमासलत नजर आती है। फर्क सिर्फ चेहरों का था, तरीके वारदात तकरीबन एक ही था। इमरान खान को जितवाना मकसूद था, इसलिए नवाज शरीफ को जेल भेजा गया, इंतखाबात लड़ने से नाअहल करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद अरकान को आज़ाद हैसियत से या जनूबी पंजाब महाज के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ाया गया,
جب ملک کا سابق وزیر اعظم جیل میں ہو اور انتخابی مہم نہ چلا رہا ہو تو اس کی جماعت اور ووٹروں کو واضح پیغام مل جاتا ہے کہ اب اقتدار کسی اور کے حصے میں جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں پارٹی کے لوگوں کو توڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت عمران خان کو ان تمام غیر سیاسی ہتھ کنڈوں پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ان کی وزیر اعظم بننے کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ اس قیمت میں جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا اور فیض حمید کو 2022 میں آرمی چیف بنوانا بھی شامل تھا۔ یہی وہ قیمت تھی جو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے عوض ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے ڈاکٹر فاسٹس کی طرح لیوفر کے ساتھ اس معاہدے پر خود دستخط کیے، جس کا انجام بالآخر انہیں جیل تک لے آیا۔ بعد میں شہباز شریف نے بھی تقریباً یہی رستہ اختیار کیا، کیونکہ وہ بھی عمران خان کی طرح ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ انہیں ماضی میں 2-3 مواقع ملے تھے، مگر بھائی کی محبت میں وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب وہ مزید انتظار کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ انہوں نے اسی نوعیت کی ڈیل منظور کر لی۔ 2024 میں وہ اس حد تک بے نیاز ہو گئے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہا۔ وہی تاریخ دہرائی گئی۔ عمران خان جیل بھیج دیے گئے، نہ اہل قرار پائے، ان کی پارٹی ٹوٹ گئی، انتخابی نشان چھین گیا، پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سیاسی سمندر میں دھکیل دیا گیا۔ اگر حکومت بنانی ہے تو اب تیر کر دوسرے کنارے تک پہنچ کر دکھاؤ۔ بالکل ویسے ہی جیسے 2018 میں نواز شریف اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یوں دونوں نے اپنا حساب برابر کر لیا، مگر فتح ایک مرتبہ پھر مقتدرہ کی ہوئی۔ پہلے عمران خان کے ذریعے نواز شریف کو فکس کیا گیا اور اب شہباز شریف کے ذریعے عمران خان کو۔ سوال یہ ہے کہ جیت آخر کس کی ہوئی؟ شہباز شریف کی تقریر کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم دھاندلی کے ذریعے جیتے یا جتوائے گئے تو آپ بھی دھاندلی کے ذریعے ہی جیتے یا جتوائے گئے تھے، پھر آپ کس اخلاقی برتری کے دعوے دار ہیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف دونوں ایک دوسرے کو طعنہ نہیں دے سکتے۔ دونوں ایک دوسرے پر یہی الزام لگاتے ہیں کہ آپ دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنے، آپ کی حکومت جعلی تھی، اور دوسرا جواب دیتا ہے کہ نہیں، جعلی تو آپ کی حکومت تھی۔ میرے خیال میں ہمارے موجودہ اور سابق دونوں وزراء اعظم اپنا اپنا سچ بول رہے ہیں۔